नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लास में। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर का अगला प्रोविजन। नया चैप्टर क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि नया नवेला चैप्टर है, अभी अभी आया है आपकी क्लास में। आया तो बहुत पहले था, जिंदगी में हमने भी पढ़ा है, हमारे सीनियर्स ने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। चलो, अच्छा लग रहा है स्वेटर? हाँ जी, चलो बहुत अच्छा फील गुड होता है। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग पीजीबीपी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यस सर। चलो नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो। तारीख है आज 24th ऑफ फैब 2024। 24/2/2024 तारीख यही है ना? गलत ना हो जाए भाई, बच्चे कहेंगे सर कब की रिकॉर्डिंग भेज दी हमें। तो गलती नहीं होनी चाहिए, बाल आज खराब है थोड़े से, कोई नहीं, हो जाएंगे। मेहनत करो मेहनत, आपकी भी मेहनत है और मेरी भी मेहनत है। जीएसटी आजकल जोरों शोरों पर चल रहा है, पता है ना। और एक बात मैं और बता दूं, जीएसटी से याद आया कि मैं टेलीग्राम पर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन बैंक दिया सफिशिएंट। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए डालने वाला हूं, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो फटाफट टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लो, उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। जो मैं करवा रहा हूं वो तो करना ही करना है। गॉट इट सर। चलिए फटाफट आइए, 24th ऑफ फैब को आज हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेकिन रीति रिवाज के अकॉर्डिंग पहले जो हमारा कल का था, हम उसको एक बार फिर से रीड आउट करेंगे, फिर से उसका रिवीजन करेंगे। और वो सेक्शन मेरा शुरुआती सेक्शन थे, पीजीबीपी की कल ही शुरुआत हुई है। हाँ जी सर, चलो इधर आओ फटाफट। पीजीबीपी में कल कुछ हमने सेक्शंस देखे थे। जी सर देखे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी पीजीबीपी की कि बिजनेस किसको कहते हैं। तो बिजनेस में हमने सारी चीजें इंक्लूड करवा दी थी, दैट मींस लीगल इलीगल, आवर बेसिस नॉट आवर बेसिस, रेगुलर इरेगुलर, बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस, हर तरह का बिजनेस कवर होगा। सीजनल नॉन सीजनल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ट्रेडिंग है, कॉमर्स है, हर तरह के बिजनेस इसमें इंक्लूड होते हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रोफेशन, व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन इज जस्ट लाइक आपने कोर्स किया है, उसकी आपको डिग्री मिली है। और वोकेशन क्या है? वोकेशन मतलब आपने कोई कोर्स नहीं किया है, आपने कोई डिग्री हासिल नहीं की है, बट यू हैव नॉलेज। तो प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन ऑल्सो। क्या इनकम टैक्स में कोई डिफरेंस है बिजनेस में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, वोकेशन में? नो सर। पीजीबीपी चैप्टर के लिए ये तीनों की तीनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप पीजीबीपी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ाया कि डायरेक्ट मेथड कैसे डील करते हैं, इनडायरेक्टली मेथड कैसे डील करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द, या मैं कहूं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो पीजीबीपी में हैं वो इनडायरेक्ट मेथड के ही आते हैं। चलिए जी, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी सर, दो चैप्टर में मेथड ऑफ अकाउंटिंग का फर्क पड़ता है। दो चैप्टर वो कौन से हैं सर? एक पीजीबीपी है और एक आईएफओएस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन चैप्टर्स में मेथड ऑफ अकाउंटिंग का फर्क पड़ेगा। आप कैश बेसिस पर फॉलो कर रहे हो या एक्रूअल बेसिस पर फॉलो कर रहे हो, तो इन दोनों चैप्टर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो, उसी हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी। यस और नो? यस सर। चलिए, फिर उसके बाद मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था कि कौन कौन से सेक्शन पीजीबीपी में हम लोग रीड करेंगे। सेक्शन 28, सेक्शन 41 एडी, 41 एई, 41 एडी और सेक्शन 41 डीम्ड इनकम वाला, ये सारे इनकम के सेक्शन है। और सेक्शन 30 to 37 ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपको अलाउ किए जाएंगे। और 38 to 44 ये वो सेक्शन है जो आपको खर्चा डिस अलाउ किया जाएगा। गॉट इट सर। तो ये कुछ बेस हमने पढ़ा था। फिर हमने आपको बताया था कि सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन है वो किस किस इनकम को पीजीबीपी में कंसीडर करता है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह, कैश कंपनसेटरी, स्पॉट वगैरह, ये सारे के सारे किस में आएंगे सर? बिजनेस में आएंगे। उसके बाद मैंने बताया था कीमैन इंश्योरेंस, तीन तरीके से आपको पैसा मिल सकता है। अगर एज ए एम्प्लॉय मिला तो वो सैलरी में टैक्स होगा, एज ए
अगर बिजनेस में मिला तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्स होगा, और अगर आपको डेथ के बाद किसी का पैसा मिलता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, जो भी उसके लीगल हेयर वगैरह होंगे। फिर मैंने गिफ्ट का प्रोविजन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अगर आपको बिजनेस में कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल आईएफओएस में नहीं होगा, वो पीजीबीपी में ही टैक्स होगा। यस और नो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, पार्टनर को अगर रेमुनरेशन वगैरह मिलती है, पार्टनर को रेमुनरेशन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, कहां टैक्स करेंगे सर? पीजीबीपी में टैक्स करेंगे। क्या पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से प्रॉफिट मिलता है तो वो क्या वो भी टैक्सेबल होगा? नहीं सर, वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 2 सॉरी सेक्शन 10 2A में। गॉट इट सर। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट्स। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन शैल बी चार्जेबल एज पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सेक्शन 37 जनरल डिडक्शन का। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? जनरल डिडक्शन का हम लोगों ने सेक्शन देखा था, उसमें क्या था कि सेक्शन 30 to 36 स्पेसिफिकली सेक्शन था। हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग सेक्शन हैं, लेकिन जो भी 30 to 36 में नहीं कवर हो पाए उसको सीधा हम कहां पर डाल देंगे? सेक्शन 37 में डाल देंगे। चलिए फटाफट बोलिए। 37 में जब हम उसको डाल देते हैं तो 37 सेक्शन क्या कहता है? 37 सेक्शन कहता है कि जनरल रिडक्शन का सेक्शन है। दैट मींस कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, चाहे कोई भी नेचर का खर्चा हो जो 30 to 36 में ना आता हो, वो आप 37 सेक्शन में डेबिट करवा सकते हैं। कौन कौन से वो खर्चे, कौन कौन सी वो बातें हैं जो माननी पड़ेगी? खर्चा आपका पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, आपके बिजनेस का होना चाहिए। खर्चा आपका कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, आपका रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल पे क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन। चलो, खर्चा आपका सेक्शन 30 to 36 से बिलोंग नहीं करना चाहिए। खर्चा आपका रियल होना चाहिए, ये नहीं है डिविडेंड पेड अमाउंट पेड हो रही है तो खर्चा नहीं, प्रोविजन डाल दिया, नहीं। आपके जो रियल खर्चे हैं वही होने चाहिए, ओनली एंड एक्सक्लूसिव फॉर बिजनेस पर्पज। और जो भी खर्चा हो वो कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ का नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी लॉ ब्रीच नहीं करना और कोई भी इलीगल एक्सपेंस नहीं करना है। क्या सीएसआर एक्सपेंडिचर आपको अलाउड हो जाएगा? नो सर, सीएसआर एक्सपेंडिचर आपको कभी अलाउड नहीं होता। डोनेशन टू अदर या पॉलिटिकल पार्टी, क्या पीजीबीपी में आप क्लेम कर सकते हैं? नहीं सर, हम पीजीबीपी में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, खर्चा डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी डिडक्शन हम रिस्पेक्टिव सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। यहां तक कंप्लीट है जी सर। उसके बाद कल मैंने एक लिस्ट बनवाई थी आपको, कल मैंने एक लिस्ट बनवाई थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से खर्चे आपको अलाउड होंगे और कौन कौन से खर्चे आपको डिसअलाउड होंगे। एग्जाम में अभी तक यही एंट्रियां एडजस्टमेंट पूछी गई हैं। तो सैलरी टू स्टाफ अलाउड हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी वो खर्चा अलाउड है, जीएसटी कस्टम अगर आप पे कर रहे हैं वो भी अलाउड है, पूजा अर्चना का अगर मुहूर्त एक्सपेंस है तो वो भी अलाउड हो जाएगा। ये रिलेटेड टू बिजनेस है, रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं तो आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी पीजीबीपी की इनकम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटर को सैलरी दे रहे हो, किसी को डिविडेंड पे कर रहे हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको ये कभी भी पेमेंट्स अलाउड नहीं होती। चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अलाउड हो जाएगा। लिस्टिंग फीस फॉर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टिंग करवा रहे हो अपनी कंपनी की, वहां पर कुछ फीस पे की, वो आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन जीएसटी आपको अलाउड हो जाएगा। ड्राइंग्स आपको कभी अलाउड नहीं होती क्योंकि ड्राइंग कोई खर्चा नहीं होता। फाइन अगर पे किया है, भैया ये तो आपने फाइन पे किया, ये आपका खर्चा नहीं है, आप कानून मानते तो आपको फाइन पे नहीं करना पड़ता। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, पेनल्टी फॉर पेनल्टी तो किसी की अलाउड नहीं होती, चाहे जीएसटी हो कस्टम हो। जीएसटी कस्टम वैसे अलाउड हो जाएगा, लेकिन पेनल्टी जीएसटी कस्टम की भी अलाउड नहीं होती, इनकम टैक्स की तो होती ही नहीं है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, स्टॉक लॉस हो गया, ट्रांजिट में जाते हुए स्टॉक लॉस हो गया, आरओसी की पेमेंट अंडर कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस फॉर स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो ये आपको चीजें अलाउड हो जाएंगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स नॉट अलाउड, expenses on IPO not allowed, alteration of MOA not allowed because long term investment है। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस नॉट अलाउड, अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की और उसका कहीं यूज नहीं कर रहे हो
तो क्या यहाँ पर खर्चा अलाउड नहीं होगा? आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं। वो रिस्पेक्टिव सेक्शन बताएगा कि उसको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा नहीं होगा, और वो रिस्पेक्टिव सेक्शन है मेरा सेक्शन 32, 32वां सेक्शन। चलिए, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, जब भी आप बोनस शेयर इशू करेंगे तो इशू करने की कुछ कॉस्ट लगती है, तो वो कभी भी अलाउड नहीं होगी। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट और एम्बेल्समेंट, सॉरी ये अलाउड हो जाएगी। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट और एम्बेल्समेंट ये आपकी अलाउड हो जाएगी। एक्सपेंस ऑन अल्टरेशन ऑफ एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, अलाउड हो जाएगा। लीगल एक्सपेंस आपके अलाउड हो जाएंगे। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन लॉस है आपका, वो अलाउड हो जाएगा। वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट है आपकी, वो अलाउड हो जाएगा। रॉयल्टी कमीशन फ्रेंचाइजी फीस अलाउड हो जाएगी। अमाउंट पेड फॉर ट्रेनिंग अलाउड हो जाएगा। एम्प्लॉयर कॉस्ट टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, वो भी सॉरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय वेलफेयर फंड अलाउड हो जाएगा। और अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं किस पर? परचेज करने पर, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड एज ए स्पेयर पार्ट इन एन अदर मशीनरी, तो वो भी आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 48(2), कल काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने, देख रहे हो आप लोग। 48(2) हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कहता था रिलेटिव की बात करता था। आप रिलेटिव को पेमेंट, एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउ कर दी जाएगी। एक्सेसिव पेमेंट रिलेटिव को करोगे तो डिसअलाउ कर दी जाएगी। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन था सर? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल, असेंडेंट, लीनियल, डिसेंडेंट, सारे के सारे आपके रिलेटिव हैं। अगर आप इनको अपने बिजनेस में रखते हो और कुछ भी पेमेंट करते हो तो एक्सेस पेमेंट, जो मार्केट वैल्यू से एक्सेस पेमेंट आप कर रहे हैं, वो आपको डिसअलाउ कर दी जाएगी एज पर सेक्शन 48(2). 48(3) उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था। 48(3) कहता था एक दिन में, एक बिल में, एक आदमी को आप 10,000 से ज्यादा की कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको 10,000 से ज्यादा की पेमेंट करनी है तो आपको अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, सिर्फ इन्हीं तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं। बोलिए जी, यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है सर? 48(3) के बाद क्या आया था सर? ये आया था कि अगर आप प्रोविजन बनाते इस साल में और अगले साल वो खर्चा पे कर देते जो कैश में होगा 10,000 से ज्यादा, तो वो भी आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और आया था 44 वाला कुछ करके, याद है कि उसमें ये बताया गया था कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नल एंड वॉइड होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम प्रिविलेज नहीं देंगे, हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, बेशक कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि आप इतनी पेमेंट कैश में कर सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने 48(3) के बारे में डिस्कस की थी। उसके बाद क्या डिस्कस किया था जी? सर एक्सेप्शन भी तो थी, एक्सेप्शन थी 48(3) की। हाँ जी सर, कुछ पेमेंट है जो आप कैश में पे कर सकते हैं, इवन वो 10,000 से एक्सीड करती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हैं, एलआईसी वगैरह को पेमेंट कर रहे हैं, आरबीआई, एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो अलाउड हो जाएगी। अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में फिश प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? वो भी अलाउड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई बैंक ही नहीं है तो भी आपको वो पेमेंट अलाउड हो जाएगी। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन वो 50,000 तक है तो वो भी पेमेंट अलाउड हो जाएगी कैश में। और अगर आप फॉरेन एक्सचेंज करवा रहे हैं, दैट मीन्स डॉलर को कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज में, इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करके डॉलर में, तो वो कैश चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा आइटम परचेज कर रहे हो जो मैन्युफैक्चर्ड है विदाउट एड ऑफ पावर, दैट मीन अगरबत्ती, अगरबत्ती, अचार वगैरह चीजें जो भी है, अचार, पापड़ वगैरह जो भी बनते हैं। उसके बाद मैंने दो सेक्शन और पढ़ाए थे आपको, 48(7), 48(9). 48(7) ये कहता था अगर आप ग्रेचुटी की पेमेंट कर रहे हो तो आप चेक कर लो, अगर वो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो वो पेमेंट आपको अलाउड नहीं होगी। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड की चाहे पेमेंट कर दी हो चाहे नहीं की हो, लेकिन अगर वो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो प्रोविजन भी अलाउड हो जाएगा और पेमेंट भी अलाउड हो जाएगी। 48(9) कह के चलता है, ग्रेचुटी की जगह आप सीधा सीधा प्रोविडेंट फंड को रख लो। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो कोई पेमेंट अलाउड नहीं होगी, कोई प्रोविजन अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो पेमेंट भी अलाउ करेंगे और
प्रोविजन भी अलाउड करेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 30 देखा था हमने, एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, आपको रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, इंश्योरेंस पेमेंट, टैक्सेस पेमेंट, ये सारे के सारे खर्चे आपको मिल जाते हैं, ओनर को भी और टेनेंट को भी। और उससे अगला था आपका सेक्शन 31, एक्सपेंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सेम सेक्शन कहता है कि रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको सब अलाउड हो जाएगा। पर्सनल पर्पज का होगा तो नहीं अलाउड होगा। वो जो बिल्डिंग है आपकी और फर्नीचर है आपका, वो कमर्शियल पर्पज के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन ही या फिर कहूँ ये चैप्टर ही लगता कहां पर है सर? ये चैप्टर लगता है मेरा कहां पर सर? पीजीबीपी का जो चैप्टर है वो लगता कहां पर है सर? जहां पर बिजनेस होगा बस। उसके बाद हमने एक सेक्शन और किया था, सेक्शन 44 एडी का कुछ सेक्शन याद आया सर? 44 एडी हम लोगों ने देखा था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या कहता है? जितनी भी आपकी सेल है, आपको कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी, कुछ नहीं करना, अकाउंटिंग मत करवाओ, हम आपसे कोई वाउचर नहीं मांग रहे, कोई बिल बुक नहीं मांग रहे, कोई कैश बुक नहीं मांग रहे, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहे, बस आप एक काम करो, जो भी टर्नओवर है उसका 6% और 8% आप हमें दे दो। वो सॉरी 6% और 8% आपकी इनकम हो जाएगी, और उस पर जो भी टैक्स निकलेगा वो टैक्स हमें दे दो। तो कोई आपसे कोई बुक चार्ज नहीं मांगा जाएगा। 6% किस केस में था? अगर आप सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हो, और 8% क्या था? एनी अदर मोड देन, सारे के सारे कहां पर कंसिडर होंगे? 8% में। एसएससी इसमें कौन कौन था सर? इंडिविजुअल था, एचयूएफ था, पार्टनरशिप फर्म थी, लेकिन ये क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए, रेजिडेंट के अलावा नहीं चलेंगे। टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बिजनेस आपका कोई भी बिजनेस होगा, लेकिन सी गैप वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। सी गैप वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। सी गैप मतलब कमीशन, जीटीए, और आपका एजेंसी बिजनेस और प्रोफेशनल। जीटीए, एजेंसी बिजनेस, कमीशन बिजनेस, प्रोफेशनल, ये आपके बिजनेस नहीं होने चाहिए। प्रेजेंटिव इनकम कितनी मानी जाएगी? प्रेजेंटिव इनकम आपकी मानी जाएगी हायर ऑफ इनकम, और हायर इनकम कहां से? 8 या 6% से, और 6% और 8% वट एवर केस में भी जो भी होगी वो आपकी प्रेजेंटिव इनकम मान ली जाएगी। आपको क्या कोई भी डिडक्शन अलाउड होगी सेक्शन 30 to 37? नो सर, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। 80C to 80U की डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगी। उसके अलावा क्या पॉइंट था? उसके अलावा ये पॉइंट था, आपको एडवांस टैक्स भरना है। यस, बिल्कुल भरना है, और वो फॉर्म भरियो कल। उसके अलावा क्या था? एडवांस टैक्स आपको भरना है। आपको 2 करोड़ तक कुछ नहीं करना, 5 साल तक। क्या आपका लॉस सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? जी सर, लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। और पार्टनर को रेम्युनरेशन अगर आप पे करते हो, ये सेक्शन है वो पार्टनरशिप फर्म पर भी लगता है, क्या एप्लीकेबल होगा? नो सर। और अगर आपने ये सेक्शन एक बार विड्रॉ कर लिया, तो जिस साल में विड्रॉ किया वो साल, उससे अगले 4 साल, दैट मींस टोटल मिला के 5 साल तक आप ये सेक्शन नहीं ले सकते। हाँ जी बोलिए, यहां तक कर लिया? हाँ, एक पॉइंट और था, क्या हम लोअर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लोअर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोअर डिडक्शन क्लेम की और आपकी इनकम साथ साथ में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर गई, तो उस केस में यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा, टैक्स ऑडिट। बोलिए रिवीजन कितना टाइम लग गया? पूरे पूरे 18 मिनट लग गए हमें रिवाइज करते हुए। चलिए कोई बात नहीं, सह लेंगे। अब आगे देखें एक बार। आगे देखें एक बार। चलिए अब आगे के प्रोविजन देखते हैं। आगे का आज हमारा टारगेट है कि ये 44 वाली सीरीज है, इसको आपको कंप्लीट करवा दिया जाए, इसको आपको खत्म करवा दिया जाए। ठीक है, चल सकते हैं? आइए साहब।
आइए चलिए, नया सेक्शन आपका 44 ए डी ए। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कुछ नहीं कहता, सेक्शन बहुत सिंपल है। पीछे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। पहले इधर, पहले मैं समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा, आपके दिमाग में ये बात उतारूंगा, फिर यहां से पढ़ाऊंगा, फिर इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम बिटवीन 7 to 8 PM। बच्चे एक बात तो है यार, बड़े रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते, कॉल करेंगे 7 से 8 के बीच में। ये नहीं कि अननेसेसरी परेशान नहीं करते, समझदार तो हैं बच्चे, मानना पड़ेगा यार। वरना कई बार इतने हरामी बच्चे होते हैं, कभी किसी भी टाइम सर ये डाउट, मैंने कहा टाइम तो देखो उसमें क्या मेंशन है। इस बैच के बच्चे अच्छे, मानना पड़ेगा। चलो कोई बात। प्रेजेंटिव इनकम ऑफ एलिजिबल प्रोफेशनल्स क्या कहता है? जो सेक्शन 44 एडी था वो किसी भी बिजनेस के लिए था एक्सेप्ट प्रोफेशनल्स। दैट मींस प्रोफेशनल के लिए स्पेसिफिक यहां पर सेक्शन मेंशन है। जी सर, 44 एडीए लगता किस पर है? सबसे पहली बात, किस किस को 44 एडीए एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट यू शुड थिंक अबाउट दैट। ये जो सेक्शन 44 एडीए ये इंडिविजुअल पर लगता है और ये पार्टनरशिप फर्म पर लगता है। सर आपका ये डाउट आना चाहिए कि सर आपने जो 44 एडी बताया था वो इंडिविजुअल पर लगता था, पार्टनरशिप फर्म पर लगता था, एचयूएफ पर भी लगता था, लेकिन ये वाला सेक्शन एचयूएफ पर नहीं लगता। कोई बच्चा बता सकता है क्यों नहीं लगता? लॉजिकली, बिल्कुल लॉजिकली कोई सोच सकता है ये सेक्शन एचयूएफ पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सेक्शन प्रोफेशनल्स के लिए, इंडिविजुअल प्रोफेशनल हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म प्रोफेशनल हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन एचयूएफ कहां से प्रोफेशनल हो सकती है, इसलिए इन्होंने ये एचयूएफ पर नहीं लगाया। गॉट इट? 44 एडी एचयूएफ को दिया था क्योंकि वो एक नॉर्मल सेक्शन था, ये स्पेसिफिक सेक्शन है, स्पेसिफिक लोगों पर ही लगेगा और ये रेजिडेंट होने चाहिए। हाँ जी, जो भी सेक्शन में फॉल करेगा वो नोटिफाइड पर्सन होना चाहिए। नोटिफाइड पर्सन मतलब जो 44AA के हिसाब से बुक्स ऑफ मेंटेन करे। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, चलो पढ़ाएंगे अभी। सुनो मेरी बात, नोटिफाइड पर्सन का मतलब है डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर, ये ऐसे इंसान हैं जो इस सेक्शन में कवर होते हैं, लिखा हुआ है, अभी पढ़ाएंगे। सर इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट माना जाएगा? देखिए ये सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है तो इसमें माना जाता है कि 50% इसमें कॉस्ट लगती है, 50% प्रॉफिट होता है। दैट मींस 50% टर्नओवर का 50% आपकी इनकम मानी जाएगी। जो भी अमाउंट निकल कर आए आफ्टर 50% आप उस पर क्या चार्ज करोगे? टैक्स रेट चार्ज करोगे इनकम टैक्स के। गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है सर, चलो बहुत बढ़िया। 50%। सर कुछ इसमें बैंक कैश वाला है? नहीं, उसी में था, सिर्फ इसमें बैंक कैश वाला कुछ भी नहीं है। कुछ अमेंडमेंट आई है वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। चलिए सर, पिछले सेक्शन की तरह क्या इसमें डिडक्शन अलाउड होगी? नहीं, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। 80C to 80U अलाउड हो जाएंगे, कोई खर्चे अलाउड नहीं होंगे, कोई 30 to 37 के खर्चे एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। डिडक्शंस आपकी 80C to 80U आपको अलाउड हो जाएगी। एडवांस टैक्स भरना मैंडेटरी है। पार्टनर को रेम्युनरेशन अलाउड नहीं है। जो पिछले सेक्शन में था सारा का सारा एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर देने का। आइए अब इसको पढ़ते हैं, क्या है कि इसमें एलिजिबल एसएससी कौन होगा? इसमें सब, इसमें पार्टनरशिप फर्म, नॉट एलएलपी, इंडिविजुअल, यही इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। एचयूएफ इसमें नहीं आएगी। एंगेज इन द, एंगेज्ड आप किस किस चीज में एंगेज्ड हैं? लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशन। इनके अलावा कोई नोटिफाइड प्रोफेशन रहा तो भी आप इस सेक्शन में आ सकते हैं। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन नोटिफाइड फॉर दिस पर्पस टिल डेट। नोटिफाइड प्रोफेशन में ये इसमें इंक्लूड किए गए हैं कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट, सीएस, फिल्म आर्टिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बंदे। क्या कहता है? ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड 50 लाख। ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड 50 लाख। देखिए मेरी बात, सेक्शन 44 एडी में कितनी लिमिट थी? सर सेक्शन 44 एडी में, एडी में लिमिट थी 2 CR की। यहां पर कितनी लिमिट है? सर 50 लाख। आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चलेगी आप नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन लगेंगे
और जरूरत पड़ी तो टैक्स ऑडिट भी होगा अंडर सेक्शन 44A-B। आइए, इस बार इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी। मैं अभी कह रहा था ना बैंकिंग वाला कोई नहीं है, लेकिन इस बार इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दी। क्या अमेंडमेंट कर दी? बजट 23 की ही अमेंडमेंट है। ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड 50 लाख, लेकिन अमेंडमेंट क्या कहती है कि 75 लाख आप पे लिमिट होगी। मतलब अगर आपके टर्नओवर 75 लाख तक है तो भी आप सेक्शन 44A-D-A क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो टोटल रिसिप्ट एटलीस्ट 90% रिसिप्ट हैव बीन रिसीव्ड थ्रू बैंकिंग चैनल। आपको जो पैसा आ रहा है उसका 90% आपको बैंकिंग चैनल से लेना पड़ेगा। ठीक है, इनकम क्या है? 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। हाउएवर एसएससी कैन डिक्लेयर हायर इनकम। हायर इनकम का ऑप्शन कभी क्यों छोड़ेगी सरकार? आप खुद सोचो ना यार, हायर इनकम का ऑप्शन वो क्यों छोड़ेगी? ओके, कोई दिक्कत नहीं, हायर दिखाना चाहते हो 50% से ऊपर, 55%, 51%, 80%, 100% प्रॉफिट दिखाना चाहते हो दिखाओ, 50 से नीचे नहीं लेके आ सकते। नो डिडक्शन 30 to 38 शैल बी अवेलेबल। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट रिक्वायर्ड, ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, 80C to 80U अलाउड हो जाएगी। एडवांस टैक्स आपको 1% देना है 15 मार्च तक, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट लगती है 44AD में भी और 44ADA में भी। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली नॉट अलाउड, बट जब भी आप इससे ऑप्ट आउट करें तो नोशनल डेप्रिसिएशन हटा के जो भी WDV आए उस साल तक की, जिस साल में आप यहाँ से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बिजनेस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पार्टनर की रेमुनरेशन अलाउड नहीं होगी। क्या आप लोअर इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, बट आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, और अगर आपकी इनकम एक्सीड है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो भी आपको रिसिप्ट मिले, अगर 95% रिसिप्ट बैंकिंग चैनल से है तो 75 लाख की लिमिट है, और अगर आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर सीधा सीधा 50 लाख की लिमिट है। जो भी टर्नओवर हो आप उसका 50% पीजीबीपी की इनकम मान लेंगे, और फिर उस पर एप्लीकेबल स्लैब रेट से अपना टैक्स चार्ज करेंगे। कंपनीज पर ये सेक्शन लगता नहीं है, इसलिए कंपनीज पर लगता फ्लैट रेट, तो इसलिए यहाँ पर स्लैब रेट आया वर्ड। पार्टनरशिप फर्म में जो रेट लगता है आप वो चार्ज कीजिए। फटाफट 2 मिनट लगा के पूरा सेक्शन एक बार खुद से गो थ्रू करो, खुद से गो थ्रू करो एक बार पूरा का पूरा सेक्शन। पेज नंबर है मेरा 8.42, पेज नंबर है जी 8.42, 8.42। कल 44AD में भी अमेंडमेंट थी, वो भी बता दी थी ना मैंने, या नहीं पढ़ाया कल? सर 3 करोड़ लिमिट हो जाएगी 2 करोड़ की जगह, अगर आपकी 95%, बस लिमिट बढ़ाइए, कुछ नहीं। अमेंडमेंट क्या है? 2 करोड़ होती है 44AD में, लेकिन 3 करोड़ हो जाएगी अगर 95% रिसिप्ट आपकी कहां से? बैंकिंग चैनल से। सेम इसमें ये बात लिख दी कि लिमिट कितनी है? 50 लाख, लेकिन 75 लाख हो जाएगी अगर आपकी 95% रिसिप्ट किससे है? बैंकिंग चैनल से। फटाफट एक बार इसको सेक्शन को एक बार रीड करो। एक बार
हाँ जी, हो गया रेडी, चल सकते हैं अब आगे। जी सर, इसमें बच्चे 3 सेक्शन थे प्रेजेंटिव टैक्सेशन के, मतलब उसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती, फ्लैट किसी का कितना परसेंट हम इसमें इनकम मान लेते, खर्चे वगैरह हम सेल में से माइनस नहीं करते। जिसमें सेक्शन 1 था 44 AD, जिसमें आपका 8% 6% वाला था, एक था 44 ADA जिसमें 50% वाला एप्लीकेबल था, और एक लास्ट है मेरा 44 AE ट्रांसपोर्टर्स के लिए बनाया गया। मैंने कहा था ना आपको, ट्रांसपोर्टर इतनी बड़ी पावर है इंडिया में, आपको इनको अलग से छूट देनी पड़ेगी, वरना ये लोग अगर अपनी पर आ गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया तो भारत अपने आप चक्का जाम हो जाएगा। क्योंकि ट्रकों से इतना ट्रांसपोर्ट होता है, इतना माल इधर का उधर उधर का इधर होता है कि आप पूछ नहीं सकते। यू कांट डिनाई कि ट्रकों का मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है इस देश में, वेरी मेजर कंट्रीब्यूशन। इसलिए इनकी जब भी जहां भी बात आती है इनको एक अलग से प्रेफरेंस दी जाती है। सेक्शन 44 AE प्रेजेंटिव इनकम फॉर ट्रांसपोर्ट एसएससी। अगर आप ट्रांसपोर्ट एसएससी हो, कुछ इसमें डिफरेंसेस आएंगे। 44 AD और 44 AE कुछ बातों को छोड़ के लुक लाइक सिमिलर था, कट कॉपी पेस्ट था, लेकिन ये कुछ बातों पर विरोध करेगा। विरोध किन किन बातों पर करेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलो, वो जीटीए। अब बात करते हैं जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की या ट्रांसपोर्टर की। अब एक बात समझो, ये सेक्शन में किस किस पर लगाऊं? सिर्फ इंडिविजुअल पर, सिर्फ फर्म पर, सिर्फ एलएलपी पर, सिर्फ कंपनी पर, सब पर? सर ऑब्वियसली आप ये सब पर लगाओगे। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है दोस्त, प्रोफेशनल्स इंडिविजुअल होंगे, पार्टनरशिप फर्म होंगे, वहां पर वो बात सटीक बैठती थी। 41 AD का उन्होंने कंपनी को नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वहां से फ्लैट टैक्स रेट आता है। इन्होंने सिर्फ इंडिविजुअल, एचएफ और फर्म को दिया, एलएलपी को भी नहीं दिया। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है 44 AE का है। 44 AE सब एसएससीज क्लेम कर सकते हैं, कोई भी जो चाहे वो क्लेम कर सकता है। अब ट्रक वालों का इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप कोई बुक्स ऑफ मेंटेन मत करो, कोई अपना टैक्स ऑडिट मत करवाओ, बस एक काम करो, हमें अपनी हमें जो भी इनकम आ रही हो उसका हम कुछ अमाउंट बताएंगे, आप वो हमें दे दो। तो अब कितना अमाउंट किसका बताएंगे, तो ये है कंफ्यूजन का मामला। क्यों? क्योंकि ट्रक छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, तो आप एक फ्लैट कुल्हाड़ी नहीं चला सकते। अभी तक क्या था 44 AD में, 44 AE में आपने फ्लैट कुल्हाड़ी चलाई, सब कुछ कटता चला गया। लेकिन आप इस सेक्शन में फ्लैट कुल्हाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि कोई ट्रक बड़ा है कोई छोटा है। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम ट्रक को 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। कितने पार्ट्स में बांट लेते हैं? 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक हो गया मेरा हैवी गुड्स व्हीकल, एक हो गया मेरा लाइट गुड्स व्हीकल। मार्केट में भी ये ट्रक इसी नाम से जाने जाते हैं, हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब ये है कि आपका जो माल भरने की कैपेसिटी है, जो बॉडी होती है ट्रक के पीछे की, वो आपकी 12 टन से अबव है, आपकी 12 टन से अबव है, तो आप हैवी गुड्स व्हीकल में आए। और अगर आप लाइट व्हीकल में आओगे, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल में आओगे, तो उसमें ये कहते हैं कि वो 7500 7500 रुपए पर मंथ, 7500 रुपए पर मंथ पर ट्रक आपसे चार्ज किया जाएगा। समझ आया? दैट मीन्स कि 7500 रुपए पर मंथ पर ट्रक। अब ये क्लियर कैसे होगी कौन हैवी गुड्स कौन? अभी बताया मैंने, 12 टन से ज्यादा का है तो हैवी गुड्स व्हीकल, अदरवाइज लाइट गुड्स व्हीकल, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। ठीक है, ठीक है सर। इसमें एक सबसे पहला जो है वो एडवांस टैक्स मैंडेटरी नहीं है। भैया ट्रक वाले हैं, कहाँ एडवांस टैक्स भरते फिरेंगे? चले हुए हैं बिहार में कहीं जंगलों में ट्रक वाले भैया, सोचना, और एडवांस टैक्स की रेट आ गए, कहेगा क्या बोलता जब आदमी। इनसे तो प्यार से पैसा ले लो, जितना मिल रहा है उतना ठीक। आप एडवांस टैक्स इनके लिए मैंडेटरी नहीं किया, और इनको पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई है
और वो अपने पार्टनर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं तो वो अलाउड होता है। फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट। सेकंड डिफरेंस पॉइंट कि अगर आप पार्टनर को रेम्युनरेशन दोगे सेक्शन 44A में तो वो अलाउड हो जाएगी, यू कैन डैम इट। एंड थर्ड वन इज लोअर प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड। वो कह रहे हैं लोअर प्रॉफिट आप कम क्लेम कर सकते हो। लोअर प्रॉफिट का मतलब सर 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ आपकी इनकम मानी जाएगी? हाँ जी सर। तो आप उससे कम भी क्लेम कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू टू थिंग्स। आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और आपको अकाउंट्स मेंटेन भी करवाना पड़ेगा। इसमें एक छूट इन्होंने ये दे दी कि बेशक आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या कम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पिछले 2 सेक्शन में उन्होंने बोला था कि आपकी जो इनकम है वो, जल्दी बोलो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए। बोलिए। रीड करें। आइए जी, फटाफट आइए जीटीए के बारे में। एलिजिबल एसएससी कौन होगा? कोई भी एसएससी हो सकता है, कोई मनाही नहीं है। पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज एंड नॉट ओनिंग मोर देन 10 गुड्स कैरेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। साल के किसी भी दिन आपके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। अगर आप 10 से ज्यादा व्हीकल हो गए आप इससे बाहर हो जाओगे। सर इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा? क्या पता चलेगा? किसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल है? पैन कार्ड से इजी टू फाइंड आउट किसके पास कितने व्हीकल है। आरसी नंबर होते हैं सबके आरसी पर, तो कई रास्ते। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि एडवांस टैक्स मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, पार्टनर को रेम्युनरेशन अलाउड है। दो तरह के व्हीकल इसमें है, एक हैवी गुड्स व्हीकल और एक अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब 1000 रुपए पर टन आप उसकी क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। ग्रॉस वेट और अंडर वेट एवरी मंथ और पार्ट ऑफ इट। पूरा महीना या आधा महीना, आधा महीना होगा तो भी पूरा महीना कंसीडर किया जाएगा 1000 रुपए पर टन के हिसाब से। अदर व्हीकल के लिए 7500 रुपए फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेट, 7500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ इट। तो हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 1000 रुपए पर टन पर मंथ पर व्हीकल। अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 7500 फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ इट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट। हैवी गुड्स व्हीकल मैंने बता ही दिया, जो 12 टन से ऊपर के हैं वो हैवी गुड्स व्हीकल। अदर देन चलिए, ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी इज नो डिडक्शन 30 to 38। हाउएवर सैलरी और इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर, मैंने बोला था एक डिफरेंस है। However, salary and interest paid by firm to partner deductible है। 44A हर किसी पर लगता है, हर किसी पर, कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, सब पर लगेगा। ठीक है, ठीक है जी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान देना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। चैप्टर 6 से की डिडक्शन अवेलेबल हैं। एडवांस टैक्स आपको पे करना है, मैंडेटरी नहीं है।
ये कैसे हो गया 44A में? इसको अभी के लिए पेंडिंग छोड़ो, इस वाले पॉइंट को पेंडिंग, ये मेरा जिम्मा है आपको कराना। डेप्रिसिएशन का सेम पॉइंट है, बिजनेस लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पार्टनर को रेमुनरेशन अलाउड होगी, ऑलरेडी टोल्ड यू। एडवांस टैक्स नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपका एडवांस टैक्स बनता है तो आप 15 मार्च तक पे कर सकते हैं। ही इज रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। चलो इस लाइन को अभी पेंडिंग ही छोड़ो, इसको देखेंगे। हालांकि एडवांस टैक्स मैंडेटरी नहीं है, ये पक्की बात है। कैन एसएससी डिक्लेयर लोअर इनकम? हाँ जी, आप लोअर इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट विल हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इफ डिक्लेयर इनकम। ये वाली लाइन हटा दो यहां से, ये वाली लाइन हटा दो यहां से, इतनी लाइन हटा दो। वो बेशक इनकम काट दो ऐसे लिख कर, लेकिन पढ़ने में आनी चाहिए, पढ़ने में आनी चाहिए। मतलब उन दो सेक्शन में मैंडेटरी था कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करे, लेकिन सेक्शन 44A में ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अबव। इसमें सिंपल सिंपल अगर आपने लोअर इनकम डिक्लेयर करी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना है एंड ऑडिट भी करवाना है, चाहे बेशक आपकी इनकम 1,00,000 रुपए, चाहे बेशक आपकी इनकम 1,00,000 रुपए हो। दैट मीन्स देयर इज नो कंपल्शन, नो कंपल्शन कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करनी चाहिए। हैवी गुड्स व्हीकल 12,000 किलो, दैट मीन्स 12 टन। सेक्शन ही खत्म हो गया। चलो 5 मिनट लगा के एक बार खुद से दिमाग में बिठाओ इस सेक्शन को, बढ़िया बढ़िया से बिठाना, एकदम एकदम बढ़िया से बिठाना इसको। बढ़िया से बिठाओ इसको। चलिए जी, देखिए एक बार फटाफट, समझ आया? एक क्वेश्चन करेंगे अभी, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे अभी। आइए आइए फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बैंक निकालो एंड क्वेश्चन नंबर है आपका, कई कई बार लगता है कि काफी क्वेश्चन दे रखे हैं यार आप लोगों को मैंने, प्रैक्टिस जरूर करना दोस्त। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आईसीएआई मॉड्यूल का है, आपके नए 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 मॉड्यूल में जो भी ये है वो नए मॉड्यूल का क्वेश्चन। फटाफट देखो एक बार,
क्वेश्चन नंबर 35 अभी देख लेंगे कैसे होता है, क्या होता है। फटाफट रीड करो एक बार, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, हालांकि आपके पास इसकी पीडीएफ होनी आवश्यक है, और मैं कहूं अति आवश्यक है। Mr. X commenced the business of operating goods vehicle on 1st of April 23. He purchased the following vehicles during the previous year 23-24. Compute his income under section 44A for assessment year 24-25. क्या कहता है? ग्रॉस व्हीकल वेट इन किलोग्राम, किलोग्राम में है, हाँ जी। नंबर्स, इतने व्हीकल हैं जी। डेट ऑफ परचेज, आपने परचेज किया, तो सबसे पहले आप चेक करो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, क्या ये मेरे 10 से कम है या 10 तक है? नॉट मोर देन 10, so 2 + 1 3, 3 + 3 6 7 8 9 10 व्हीकल्स चलेगा। सेक्शन 44A की बेसिक कंडीशन ये है कि आपके व्हीकल 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, 10 तक है, वेरी गुड। अब कर सकते हैं इसको, जी सर। अब इसमें देखना, मैंने आपको क्या बोला था, हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट वेट व्हीकल में बायफरकेट कर लो। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब है कि आपका 12 टन से ज्यादा, 1 टन में 1000 किलो, लिखो लिखो इस बात को, वो किलोग्राम में देगा आपको, वो किलोग्राम में देगा। 1000 kg = 1 टन। चलो, दैट मीन्स ये 15 टन का व्हीकल है, और ये भी 15 टन का व्हीकल है, ये 11 टन का व्हीकल है, ये 10 का है, ये 6.5 का है, ये 7 टन का व्हीकल है। तो इसमें हैवी गुड्स व्हीकल कितने हुए? हैवी गुड्स व्हीकल कितने हुए सर? इसमें हैवी गुड्स व्हीकल तो 2 ही हुए, 12 टन से ऊपर तो सिर्फ ये 2 हैं, 11 वाला नीचे 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 नीचे, दैट मीन्स ये लाइट वेट है, और ये 2 हैं जो ये हैवी गुड्स व्हीकल है। यस और नो बोलिए। तो आप जब इनकी इनकम निकालेंगे तो कितना लेंगे? 1000 रुपीज पर टन पर मंथ पर व्हीकल। और जब इनका निकालेंगे तो पर मंथ के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 7500 पर मंथ पर व्हीकल, 7500 पर मंथ पर व्हीकल के हिसाब से। डेट ऑफ परचेज क्या है? आपने डेट ऑफ परचेज चेक करो, 10th ऑफ अप्रैल, 15th ऑफ मार्च, 16th ऑफ जुलाई, 2nd जनवरी, 29th अगस्त, 23rd फैब। दैट मीन्स आपको 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 नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। बोलिए, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, यस और नो? तो फटाफट जल्दी से बाइफरकेट करके मुझे एक बात बताओ, आओ सॉल्व कर दें क्वेश्चन नंबर 35। कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। चलिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, हैवी गुड्स व्हीकल, और सेकंड वन इज लाइट वेट व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल, लाइट वेट व्हीकल, ये आ जाएगा मेरा वर्किंग नोट 1 से, ये आ जाएगा मेरा वर्किंग नोट 2 से। आइए, वर्किंग नोट 1
कितने व्हीकल हैं? 2 व्हीकल्स हैं। अब मुझे बताओ ये जो 2 व्हीकल है ये आपने खरीदे कब कब हैं? सर एक 29 अगस्त को खरीदा। पार्ट ऑफ द मंथ इंक्लूड करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? हाँ जी सर, हाँ जी सर करके चलेंगे। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ जल्दी बताओ कितने महीने हुए? आई एम वेटिंग। पार्ट ऑफ द मंथ इंक्लूड करके चलेंगे, कितने महीने हुए? सर अगस्त का लेंगे, चाहे बेशक 2 दिन 3 दिन यूज किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 8 मंथ्स। सेकंड वाला सर फैब में दैट मीन्स 2 मंथ्स, फैब और मार्च। जी सर 2 मंथ्स। कितने व्हीकल हैं? सर ये 2 व्हीकल हैं, ये 1 व्हीकल है। 29 अगस्त को मैंने 2 व्हीकल खरीदे थे और इस दिन मैंने 1 व्हीकल खरीदा था। हाँ जी, कितने टन के हैं? कितने टन के हैं? जल्दी बोलो फटाफट। बोलिए। सर 15-15 टन के हैं। तो एक बात बताओ, टोटल कितने मंथ्स हो गए? 2 व्हीकल 8 महीने चले तो कितने महीने चले? सर मोटा मोटी 16 महीने चले। 2 मंथ के लिए 1 व्हीकल चला, 2 मंथ मतलब 18 हो गया। 18 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। 8 महीने 2 व्हीकल चले तो टोटल अगर 1 व्हीकल 8 महीने चलता है तो 2 व्हीकल कितने दिन चले? 16 महीने। कैलकुलेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूं। चले तो वो भी 8 महीने, वो भी 8 महीने, दोनों को ऐड करो 16 महीने। 2 मंथ के लिए 1 ही व्हीकल था 2 महीने, तो 16 और 2 16 + 2 18 18। वेरी गुड। अब कितने टन का व्हीकल है जी? जल्दी बोलो। सर ये है मेरा 18 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 करना है, यस और नो? जल्दी बोलो। 18 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2,70,000। 2,70,000। लाइट वेट व्हीकल पर आओ। वर्किंग नोट 2। लाइट वेट व्हीकल पर आओ। लाइट वेट व्हीकल कितने हैं? सर ऊपर वाले ये 2 1 3 1। कितने महीने यूज किया चेक करो। अप्रैल में आ गया था तो 12 महीने, 1 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। और ये 2 1 को आया तो 3 महीने, 12 1 9 3। कितने व्हीकल्स हैं? सर 2 1 3 1, 2 1 3 1, 2 1 3 1, 2 1 3 1। टोटल कितना हुआ? 24 1। टोटल देखना जी कितना हुआ? 55। बोलिए। 55। स्टूडेंट देखा आज जी सुबह तारीफ कर दी ना, अभी फोन आ गया इतनी देर में।
अब उसको क्या समझाऊं कि तो आपकी क्लास रिकॉर्डिंग पर चल रही है, बैक टू बैक कॉल किए जा रहे हैं। ये देखो फिर कॉल कर रहे, बहुत अच्छे जी, करो कॉल करो। 55, ठीक है, अब आ जाओ ऊपर, सिंपल एज दैट। 55 व्हीकल मल्टीप्लाई बाय इतने महीने इतने ट्रक चले, 7500 रुपये कर दो। 55 मल्टीप्लाई बाय 7500, 4 12 500, 4,12,500। टोटल इनकम कितनी आई? 270, 682,500, 682,500, फटाफट उतारो। If you have any doubt, you can ask me. यहां से देखते हैं क्या क्वेश्चन था मेरा। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, ये नंबर ऑफ मंथ्स हैं, ये व्हीकल्स हैं, टोटल मंथ इतने चले ट्रक मेरे, टोटल ट्रक्स। क्या कहता है आगे? वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज्ड इन अप्रैल 2023, जो मैंने परचेज कर लिए अप्रैल 2023 में, वो मैंने पुट टू यूज किए होते जुलाई 2023 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने परचेज कब किए हैं वो हमें मैटर करता है, आप ओनरशिप कितनी है वो हमें मैटर करता है। शब्द क्या लिखा था सेक्शन में? सेक्शन में शब्द लिखा था ओन्ड, ना कि यूज्ड। ये आपको बरगलाना चाह रहा है, ये पता क्या चाह रहा है, ये आपको क्या बोलेगा, खरीदा तो था मई में, अप्रैल में, और उसको यूज किया दिसंबर में, तो आपके दिमाग में भी क्या आएगा, अरे जब यूज ही नहीं किया तो फिर प्रेजेंटिव इनकम लूंगा क्यों? नो, अगर आपने खरीद के अपने पास रख लिया, चाहे यूज करो चाहे मत करो, you have to pay tax on calculated income on presumptive basis, क्योंकि वहां पर वर्ड है, कानून में जो वर्ड है वो है owned, ना कि put to use। बात समझे, बुझे, बुझे सर। चलिए जी आगे देखते हैं अब आपका अगले वाला सेक्शन। अगले वाला सेक्शन छोटा सा सेक्शन है, बड़ा प्यारा सा सेक्शन है, बहुत प्यारा सा सेक्शन है। 40B, 40B क्या कहता है? 40B क्या कहता है? 40B ये कहता है, यार देखो बात ऐसी सिंपल सिंपल, 40B यार अपना वही 40B, पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आप किसी को रेमुनरेशन दे रहे हो तो 40B ये कहता है सिंपल सिंपल, अगर आप किसी को रेमुनरेशन वगैरह पे कर रहे हो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर को, तो आप वो किसको दोगे? स्लीपिंग पार्टनर को रेमुनरेशन देते हुए हम अच्छे लगेंगे क्या? नो, स्लीपिंग पार्टनर है, काम करता ही नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो रेमुनरेशन वर्किंग को ही दी जाएगी। पॉइंट दूसरा, जब पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन होगी कि आप रेमुनरेशन दो वर्किंग पार्टनर को, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आते हैं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो वो भी चीज डीड में मेंशन होनी चाहिए है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप कितना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं साहब? 12% पर एनम। आप इससे ज्यादा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते,
नहीं दे सकते। बोलिए। आइए आपको रीड करवाता हूँ, छोटा सा सेक्शन है, कोई इतना बड़ा सेक्शन नहीं है। नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ये अमेंडमेंट है आपकी, ये भी आपको करवाऊंगा मैं, डोंट टू वरी। 40B, सेक्शन 40B बी 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 बी, ये आ गया आपका 40B। ये रहा, क्या कहता है, रेमुनरेशन टू पार्टनर, सैलरी बोनस कमीशन वट एवर नेम में भी आप कोई भी दे सकते हैं, वो आपकी डिसअलाउड हो जाएगी अगर आप नॉन वर्किंग पार्टनर को देंगे। अलाउड कब होगी, अलाउड का मतलब P&L में कब आप उसको डेबिट कर सकते हैं, जब आप वर्किंग पार्टनर को देंगे, या फिर आपकी डीड ऑथराइज नहीं करती तब भी डिसअलाउड है। ये यहाँ के पॉइंट है। नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड, प्रायर पीरियड एग्रीमेंट की डेट का, या फिर ये लिमिट जो एक्सीड कर गई, अगर इस लिमिट से ऊपर आपने दी रेमुनरेशन वगैरह तो भी वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउड हो जाएगी। बात समझना, आप रेमुनरेशन दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्किंग पार्टनर को देना, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, वो डीड अलाउड करनी चाहिए, और जो उस डीड में लिखा गया कि हम ऐसे 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 रेमुनरेशन देंगे, मान लो उसमें लिखा था 10,000 पर मंथ की रेमुनरेशन देंगे और आप रेमुनरेशन दे रहे हो 15,000 पर मंथ की, तो 5,000 डिसअलाउड हो जाएगा। गॉट इट। मैक्स टू मैक्स आप कितनी रेमुनरेशन दे सकते हैं, अगर आपका बुक लॉस या अप टू 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट है तो आप 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट मैक्स टू मैक्स आप रेमुनरेशन दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप रेमुनरेशन नहीं दे सकते। ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट अबाउट 3 लाख, 3 लाख से ऊपर आप 60% ऑफ बुक प्रॉफिट दे सकते हैं एज ए रेमुनरेशन। तो आप मैक्स टू मैक्स इतनी रेमुनरेशन बांट सकते हैं, इससे ज्यादा की रेमुनरेशन यू कांट। अप टू 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट आप कितना देंगे, 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, whichever is higher, whichever is higher। मतलब मैक्स टू मैक्स आप रेमुनरेशन दे सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक की, इससे ज्यादा आप रेमुनरेशन नहीं दे सकते। On the balance of book profit above 3 लाख 60% ऑफ बुक प्रॉफिट दे सकते हैं, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट आप दे सकते हैं। मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अंडर पीजीबीपी, जो भी आपने पीजीबीपी में नेट प्रॉफिट निकाला है आप उसी में करंट ईयर प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड का डेप्रिसिएशन माइनस करवा दीजिए और ऐड करवा दीजिए रेमुनरेशन, दैट मींस ऐड बैक करवा दीजिए रेमुनरेशन, अगर वो P&L में डेबिट हो चुकी है तो। P&L में ऑब्वियसली डेबिट ही मिलेगी तो उसको ऐड करवा दो, ऐड बैक करवा दो नेट प्रॉफिट, आपका बुक प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, आपका बुक प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स, सेक्शन 10(2)A में मैं तो सुबह ही कह रहा था। इंटरेस्ट टू पार्टनर आप दे सकते हैं लेकिन 12% से ऊपर नहीं दे सकते। ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड डिसअलाउ कर देंगे अगर पार्टनरशिप डीड ऑथराइज नहीं करती है, 12% से ऊपर दे रहे हैं या प्रायर पीरियड टू द डेट ऑफ पार्टनरशिप आप दे रहे हैं तो वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। बोलिए, इंटरेस्ट सिर्फ आप कितना पे करेंगे, 12% तक, अदरवाइज डिसअलाउंस आएगी ही आएगी। फटाफट लगा के 2 मिनट लगा के पूरा सेक्शन एक बार गो थ्रू करो।
पूरा सेक्शन 40B वाला गो थ्रू करो एक बार। हाँ जी, फर्स्ट 3 लाख पर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, बैलेंस पर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट का मतलब जो भी आप पीजीबीपी में अपनी इनकम निकाले हुए हैं उसमें से माइनस कर दीजिए करंट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड का डेप्रिसिएशन, ये वाला कहाँ गया, और उसमें ऐड कर दीजिए अगर आपको ने कोई रेम्युनरेशन ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट कर रखी है तो। किसमें? प्रॉफिट में। मतलब प्रॉफिट को बढ़ा देना है उस रेम्युनरेशन से जो आपने पीएनएल में डेबिट कर दी थी। प्रॉफिट को बढ़ा देना उस रेम्युनरेशन से जो आपने पीएनएल में डेबिट कर दी थी नॉर्मल पीजीपी की इनकम निकालते टाइम। बुक प्रॉफिट में आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। बोलिए जी सर। दो सेक्शन चुन्नू मुन्नू से सेक्शन है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये मैं आपको लिखवाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगा दोनों सेक्शन के, इससे अगले जो 44AA और 44AB, 44AA और 44AB, एक एक क्वेश्चन करेंगे उनका। चले चले देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं, आपको क्या लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? सर बैलेंस शीट पी एंड एल, जेन्युइनली जेन्युइनली आपकी बुक्स हैं? नो। आपको वहम होगा कि बैलेंस शीट और पी एंड एल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। नो, बैलेंस शीट और पी एंड एल सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं आपके जर्नल, आपके लेजर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी कैश बुक, आपके वाउचर्स, ये सारे के सारे बुक्स हैं। वहां से एक्सट्रैक्ट करके कोई चीज बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पी एंड एल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पी एंड एल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते आपके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्लियर सर। अकाउंट्स में आपको कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कभी सुना है अकाउंट में आपको कहा गया? नहीं। लेकिन इनकम टैक्स आपको ये बात कहता है कि यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू मेंटेन, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब अगर मैं आपको भी बोलूं कि आप बिजनेस कर रहे हो और भैया तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, वो बोलेगा ठीक है करने पड़ेंगे, लेकिन कब करने पड़ेंगे? क्या हर किसी को करने पड़ेंगे? बोला नहीं, हर किसी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता। स्पेसिफिकली सरकार ने लिमिट्स बनाई उसके लिए कि सिर्फ अगर आप इन लिमिट्स को एक्सीड करते हैं देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। आइए एक सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे मिलकर। सेक्शन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं आपकी वो तीन तरह के से मेंटेन होंगी। एक है आपका बिजनेस में, एक है आपका प्रोफेशन में, और एक है आपका अदर्स। सर ये अदर्स वाला कौन सा, अभी डिस्कस कर लेंगे। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब कब मेंटेन करेंगे? सबसे पहले हम बिजनेस को लेकर चलते हैं कि आप बिजनेस में कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। चलो मैं थोड़ा सा इधर और आ जाऊं, चलो इधर और खिसका लेते हैं भैया हम तो। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस में देखिए इंडिविजुअल भी हो सकता है और एचयूएफ भी हो सकती है। दिख रहा है सभी को? सर आप तो आगे आ गए, कितना हटूं मैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स। अदर्स मतलब
कंपनी, एलएलपी, एओपी, बीओआई का भी तो बिजनेस हो सकता है। इंडिविजुअल एचयूएफ का भी बिजनेस हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपका इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस है तो आपकी जो इनकम है वो एक्सीड करनी चाहिए 2.5 लाख से, टर्नओवर एक्सीड करनी चाहिए 25 लाख से। अगर आपका अदर कोई बिजनेस है, अदर एसएससी हो आप, अदर एसएससी मतलब कंपनी, एओपी, बीओआई, तो उस केस में जो आपकी इनकम है वो एक्सीड करनी चाहिए 1.2 लाख से, और जो आपकी वो टर्नओवर है वो एक्सीड करनी चाहिए 10 लाख से। हाँ जी, फटाफट देखो एक बार, फटाफट देखिए। हाँ जी, समझ आई कि बात नहीं आई? हाँ जी, हाँ, यहाँ पर और है और यहाँ पर भी और है। चल सकता हूं आगे। बिजनेस के केस में हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये रहा आपके सामने डायग्राम, ये रहा। ठीक है, ठीक है जी, आओ प्रोफेशन पर आओ। प्रोफेशन पर आप देखेंगे, प्रोफेशन में आप देखेंगे इफ ग्रॉस रिसिप्ट, if gross receipt exceed ₹1.50 लाख, और फिर कहूं 1,50,000 in all three preceding year or likely to exceed in the year of setup. If gross receipt exceed 1.50 lakh in all the three, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें है ना वो ये है, एक शब्द ऑल। पिछले 3 सालों में आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1.5 लाख से एक्सीड करनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हो then you have to maintain, or you can say then you have to mandatorily maintain books of accounts। या फिर आपने जिस साल में वो बिजनेस शुरू किया उस साल में आपको लगता है, क्या बोला, लाइकली टू एक्सीड, आपको लगता है कि एक्सीड कर जाएगी, जिस साल में मैंने बिजनेस शुरू किया 1.5 लाख से तो एक्सीड कर जाएगी, देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कब कब सर 44AA क्या कहता है, यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस में और प्रोफेशन में, बिजनेस में और प्रोफेशन में। बिजनेस में क्या कहता है, बिजनेस में कहता है कि आप चेक करो आप इंडिविजुअल हो कि एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो कि एचयूएफ हो। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो उस केस में आपको क्या करना है, इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए या फिर टर्नओवर आपकी 25 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, जो करंट ईयर आप चेक करोगे। हाँ, मैं भी कहूं कुछ तो मिसिंग है, इसके नीचे एक लाइन और लिखो यार, इन any of 3 preceding year or likely to exceed in the year of setup। ये लाइन रह गई थी ना, ये लाइन रह गई थी।
इंडिविजुअल एचयूएफओ इनकम 2.5 लाख से ज्यादा या और टर्नओवर 25 लाख से ज्यादा, और अगर अदर केसेस हो, कंपनी वगैरह हो और आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आपकी इनकम 1.20 लाख से ज्यादा और टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आप इसको पीपीवाई भी लिख सकते हो, इसको भी पीपीवाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 preceding previous year और is likely to exceed in the year of setup। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनी, किसी भी एक साल में। और जबकि इसमें था अगर आप प्रोफेशनल हो, if gross receipt exceed 1.50 lakh in all the 3 previous preceding previous year or likely to exceed in the year of setup, then you have to maintain books of account। बोलिए जी, यहां तक क्लियर हुआ? अदर्स वाला भी देखेंगे, पहले ये चीज देखो, पहले ये वाली चीज देखो, दिस वन एंड दिस वन, फिर उसके बाद अदर्स वाला देखते हैं, देन वी विल डिस्कस अदर्स वाले पॉइंट। चल सकते हैं आगे? बोलिए जी सर। चलो, एक क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा प्यारा सा। मिस्टर एक्स कैरिंग प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट, प्रोफेशनल है, कब कब मेंटेन करना है? इन 3 साल में, तीनों साल में जो मेरी रिसिप्ट आई वो मेरी 1.5 लाख 1.50 लाख से एक्सीड करनी चाहिए इन ऑल द 3 प्रीवियस ईयर। आर्टिस्ट हैंडल डिटेल्स ऑफ द हिज ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द प्रोफेशन 21-22 में इतनी टर्नओवर थी, 22-23 में इतनी रिसिप्ट थी, 23-24 में इतनी रिसिप्ट थी। इफ इज इट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AA? इफ सो व्हाट आर दीज बुक्स? वो कह रहा व्हाट आर दीज बुक्स? एक साल में ये लैग कर गया। In the given case, Mr. X is not required to maintain books of accounts. Why? Because in the previous year 21-22, he is not achieving the receipt of 1.5 lakh, because as per section 44AA, in the case of profession, you have to maintain sale receipt 1.5 lakh in all the 3 years. Gross receipt from profession should be 1.50 lakh in all 3 immediately preceding previous year. Since previous year 21-22, gross receipt has not exceed 1.50 lakh. Mr. X is not required to maintain books of accounts. She will maintain such books of accounts to enable AO is compute his income. वो कह रहे सिर्फ उतनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख लो, कल को स्क्रूटनी में केस आए तो एओ पूछे बताओ कहां से कौन सा पैसा आया था, आपको पता ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए। बोलिए, क्लियर है जी सर? चलिए, बहुत बढ़िया जी। आइए एक बार देखते हैं आपके नोट्स में क्या लिखा है। अच्छा चलो, पहले अदर्स वाला पॉइंट लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद नोट्स पर जाएंगे सेक्शन कंप्लीट होने पर। अदर्स में कब कब आपको बुक्स ऑफ मेंटेन, बिजनेस है, प्रोफेशन है, अदर्स। अदर्स क्या है? और भी किस कोई टाइम है जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा? यस सर, 3 सेक्शन मैंने आपको बताए थे। इफ यू वायलेट द कंडीशन, सेक्शन 44 एडी, एडीए, एई। अब याद आया, मैंने वो 3 सेक्शन पहले क्यों पढ़ाए थे? ताकि आपको यहां लिंकेज हो सके। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर इन ये दिखाना चाहे लोअर प्रॉफिट, ये दिखाना चाहे लोअर प्रॉफिट लेस देन 8%, 6%, लेस देन 50%, देन और 7500 और 12 टन से ऊपर वालों के लिए क्या था? 1000 रुपए पर टन, 1000 से कम, तो उस केस में she have to maintain books of accounts। लिखो, in case of section 44 AD
सेक्शन 44 ADA if SSC declare lower profit and income exceed बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ इन दो सेक्शन में ही ये बात लिखी है कि आप प्रॉफिट लोअर डिक्लेयर करोगे एंड इनकम एक्सीड करेगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जबकि पॉइंट नंबर 2 में जो लिखवाऊंगा इन केस ऑफ सेक्शन 44A in case of section 44A in case of section 44A declare profit lower, खाली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात 44A ही नहीं कहता। if SSC declare lower profit, अब आपको डिफरेंस भी याद रहेगा इन सेक्शन के बीच का, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ये डायग्राम हुआ आपका पूरा, डायग्राम हुआ आपका पूरा। पूरा डायग्राम है सेक्शन 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में और अदर्स के केस में। कहां पर? बिजनेस के केस में अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट है या फिर कहूं इनकम है, वो 2.5 लाख से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर है वो आपकी 25 लाख से ज्यादा है। अदर एसएससी के केस में, अदर एसएससी बोले तो कंपनी वगैरह, एलएलपी फर्म वगैरह, उनके केस में आपकी इनकम है वो 1.20 लाख, 1,20,000 रुपए से ज्यादा, या फिर टर्नओवर आपकी 10 लाख से एक्सीड करती है इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 3 सालों में किसी एक साल में भी ये क्राइटेरिया हुआ, देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इन द करंट ईयर। बोलिए। प्रोफेशन के केस में आप पिछले 3 सालों में ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, देन यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर 2 केस और बताए इन्होंने, 44AD और 44ADA लोअर प्रॉफिट क्लेम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपना टैक्स ऑडिट करवाइए एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कीजिए। इन केस ऑफ 44AE अगर आप लोअर प्रॉफिट मेंटेन करते हैं तो यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले में कंडीशन थी कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड करनी चाहिए, जबकि 44A में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। जो बोलूंगा वो आप फटाफट लिखेंगे, इसके नीचे लिखना if SSC not maintain books of accounts, if SSC not maintain books of accounts, then penalty shall be levied 25,000, 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। सेकंड लाइन लिखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन प्रिजर्व फॉर 6 असेसमेंट ईयर। आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके चलनी है 6 असेसमेंट ईयर के लिए, 6 असेसमेंट ईयर के लिए। जीएसटी अलग कहता है, फेमा अलग कहता है, कंपनीज एक्ट अलग कहता है, इनकम टैक्स कहता है 6 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है? हाँ जी बोलिए। ठीक है सर। और 25 रुपीज से ऊपर का बिल भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ये मैंने नोट्स में लिखी हुई है बात। आइए अब हम नोट्स देखेंगे एक बार। 44AA, आइए 44AA, ये देखिए क्या कहता है 44AA कंपल्सरी। अब ये मक्खन लगेगा आपको, अब आप पढ़ेंगे ना, अब आपको ये मक्खन लगेगा। कैसे मक्खन लगेगा? आइए
कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी एक्सीड करती है 1.5 लाख से, इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग ईयर बुक्स प्रिस्क्राइब्ड आपको मेंटेन करनी है। ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 1.5 लाख से कम है, इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट विच एओ समझ सके, एओ समझ सके। किस केस में? प्रोफेशन के केस में। किस केस में? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में बोल रहा है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में बोल रहा है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है? वही लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन में वही 3 जने, सेम वही डेफिनेशन, कट कॉपी पेस्ट। इंडिविजुअल एचएफ बिजनेस के केस में, देखिए बिजनेस के केस में और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में, दैट मींस इनके अलावा, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी हो सकता है यहां पर, लेकिन वो नॉन स्पेसिफाइड होगा तो ही। इंडिविजुअल की जो इनकम है वो 2.5 लाख से एक्सीड करनी चाहिए, और सेल टर्नओवर आपकी, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 25 लाख से एक्सीड करनी चाहिए इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर आप बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो उस केस में आपकी इनकम है 1,20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 10 लाख से एक्सीड करनी चाहिए, मोर देन 10 लाख इन एनी वन ऑफ द लास्ट 3। मतलब इसमें किसी एक साल में, इसमें कंपल्शन है तीनों के तीनों साल में होना चाहिए। पर्सन शोइंग लोअर इनकम देन इनकम कंप्यूटेड 44 ए वाला पॉइंट इन्होंने डाल दिया, 44 एडी वाला डाल दिया, 44 एडीए वाला डाल दिया। तीनों का कुल मिला के क्रक्स वही है कि आप अगर लोअर प्रॉफिट क्लेम करते हैं तो आपको मेंटेन करनी, कहां पर करनी है ये आप एक बार रीड वंस लिखा हुआ है, रीड वंस, ये आपका होमवर्क है, ये आप एक बार खुद से रीड कर लेंगे, खुद से एक बार। जब आप प्रैक्टिस में चले जाएंगे ना यार, सीए बनने के बाद ये याद आएंगी ये चीजें आपको, फिर ढूंढते फिरोगे नोट्स को, अरे कहाँ रखे थे गुलिया सर के नोट्स। फटाफट एक बार गो थ्रू करो जल्दी से इसको, फिर ये सेक्शन, और आज आपका फर्स्ट पार्ट क्लास का हो जाएगा समाप्त। चलिए फर्स्ट पार्ट की आज तो क्लास ही लंबी जाएगी फिर तो भाई, अगर एक सेक्शन और करवाना है। ठीक है, ये वाला होमवर्क हो गया, एक बार इसको गो थ्रू कर लो फटाफट। 44AA को मेरे लाल जो चार्ट बनवाया है बहुत बढ़िया बनवाया है। अब स्पेसिफिक इस पर क्वेश्चन नहीं बन सकते, बात समझा करो, छोटा मोटा बना तो बना, अदरवाइज नहीं बनता। ये कहीं किसी बड़े क्वेश्चन का पार्ट होते हैं। पीजीबीपी की खास बात ये आपको बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें सारी एडजस्टमेंट होती है, सारी एडजस्टमेंट होती है उसमें। गॉट इट? गॉट इट। चलो एक लास्ट सेक्शन और उसका लास्ट डायग्राम मैं आपको बनवाऊंगा, लास्ट सेक्शन और लास्ट डायग्राम मैं उसमें आपका बनवाऊंगा। एक बार इसको खुद से जरा जल्दी से गो थ्रू करो, फिर हम उस पर आते हैं। क्या खटपट चल रही है भाई, खटखट चलती है बाहर, क्या करें यार। हमारे जो स्टूडियो के साथ वाली बिल्डिंग है ना, उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब कुछ कह भी नहीं सकते। स्टूडियो बंद होने के बाद भी चारों तरफ से स्टिल कुछ न कुछ आवाज आ ही जाती है। कोई बात नहीं, सह लेंगे, कोई बात नहीं, सह लेंगे। चलें जी, चलें, बोलिए, चल सकते हैं आगे। चलो फटाफट आओ, सेक्शन 44 AB
टैक्स ऑडिट का सेक्शन है, बड़ा प्यारा सेक्शन है, बड़ा ही प्यारा सेक्शन है। ऐसे ही एक सुंदर सा डायग्राम इसमें बनवाऊंगा, फटाफट उतार लो। सेक्शन 44 ए बी, सेक्शन 44 ए बी टैक्स ऑडिट। इसको भी मोटा मोटी 3 पार्ट्स में ही बांट लो यार। सर क्या ये भी वही रहेगा? हाँ ये भी वही रहेगा। चलो इसको एक काम करो, बिजनेस प्रोफेशन और अदर्स। सर अब तो हम समझ गए आप अदर्स में क्या लिखवाओगे, क्या समझ गए बताना जरा। सर आपने लास्ट में भी तो लिखवाया था। चलो बिजनेस में सबसे पहले लिखेंगे, तो ये फटाफट उतारो एक बार। फिर उसके बाद बिजनेस में सबसे पहले लिखेंगे, बिजनेस में आप लोग लिखेंगे अगर आपकी टर्नओवर इफ टर्नओवर exceed 1 crore then you have to maintain tax audit। then आपको टैक्स ऑडिट करवाना है अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस की टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट शब्द नहीं है, टर्नओवर है। प्रोफेशन में क्या है? इफ ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड 50 लाख। प्रोफेशन में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड कर जाती है 50 लाख से। बिजनेस में आपकी टर्नओवर, प्रोफेशन में आपकी रिसिप्ट्स एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, 50 लाख से, तो उस केस में यू हैव टू डू टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट टर्नओवर एक्सीड कर गई 1 करोड़ से। अब कई बच्चे कह रहे होंगे नहीं सर ये तो 10 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ तो है ही है, साथ में 10 करोड़ है, वो अब हम लिखेंगे बिजनेस वाले केस में। बिजनेस के नीचे लिखेंगे 1 करोड़ के नीचे द अबाउ लिमिट, द अबाउ limit, the above limit will be 10 crore if cash received does not exceed 5% of total receipt and B, इसको एक काम करो लाल से बनाओ ताकि याद रहेगा, and cash payment फिट बैठ गया एकदम। हाँ सर आप हो तो कलाकार आदमी। अच्छा टोटल पेमेंट देख रहे हो, कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेमेंट, मतलब ये जो लिमिट है 1 करोड़ की हम इसको कर देंगे 10 करोड़ की। अगर जो बिजनेस में पैसा आ रहा है कैश रिसीव्ड, इसका मतलब सेल नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, बिजनेस में जो भी पैसा आया, चाहे वो लोन से आया, चाहे वो कैपिटल इंट्रोड्यूस आया और आपने कोई पैसा दिया है, चाहे लोन की रीपेमेंट है, चाहे कुछ भी किसी भी तरह की रीपेमेंट है,
कोई डेटर को पैसा दिया, क्रेडिटर को पैसा दिया, कहीं से कुछ भी हुआ, बस बिजनेस में कैश आना चाहिए, कैश जाना चाहिए। कबाड़ी को माल बेचा, कैश आया, वो भी इंक्लूड होगा। दैट मीन्स उस बिजनेस की सारी रिसिप्ट 95%, 95% आपकी बैंक से होनी चाहिए। दैट मीन्स कैश में सिर्फ आप 5% कर सकते हैं पेमेंट। टोटल बिजनेस की पेमेंट आपकी 95% बैंक से होनी चाहिए, तब जाकर ये लिमिट 10 करोड़ है। दैट मीन्स अगर आपने ये क्राइटेरिया फॉलो कर दिया तो 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ तक भी आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, नहीं है। लेकिन ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है ये। चलो एक बार उतारो दोनों का, दोनों के दोनों का उतारो फटाफट। दोनों का उतारो। उतार लिया? चलो फिर ये तो अच्छी बात है। आ जाओ अदर्स वाले पर आ जाओ। सर अब तो आप वही लिखवाओगे। नहीं नहीं, मैं कुछ अलग भी लिखवाऊंगा यार, क्या बात कर रहे सर। लिखो, लिख जो खत तुझे वो तेरी है। नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड, नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड, नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AD up to turnover of rupees 2 CR। क्या ये बात ठीक लिखी है मैंने अदर्स में, टैक्स ऑडिट में? नो टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 AD अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 2 CR, 3 CR भी लिख लो, स्लैश 3 CR। 3 CR किस केस में थी जी? सर 3 CR वो थी अगर आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन 95% किससे है? बैंक से है। किससे हैं? बैंक से। इन केस ऑफ सेक्शन 44 AD, इन केस ऑफ in case of section 44 AD slash 44 ADA, in case of section 44 AD slash 44 ADA, if SSC declare lower profit and income exceed basic exemption limit, tax audit mandatory, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी। चलिए थर्ड पॉइंट लिखेंगे सर 44 ए वाला लिखवा दो। इन केस ऑफ सेक्शन 44 ए if SSC declare lower profit then tax audit mandatory, then tax audit mandatory। हाँ जी, ये देखो यहाँ का ये लिखो, ये का ये लो, ये लो, अब उतार लो अदर्स वाला पॉइंट, ये लो फटाफट उतारो, वीडियो पॉज करके उतार लो। इधर का ये उतार सकते हो, जो भी है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
टैक्स ऑडिट पूरा डायग्राम ये। चलिए नीचे लाइन लिखेंगे इसके, यहां पर लाइन लिखो, फटाफट लिखो। टैक्स ऑडिट कौन करेगा? आप लोग फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट। टैक्स ऑडिट डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स ऑडिट डन बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। If tax audit is not done, second line, if tax audit is not done, then penalty shall be levied, then penalty shall be levied 0.5% of turnover, 0.5% of turnover, or 1,50,000, 1,50,000, whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आगे लिखो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ब्रैकेट में TAR, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पॉपुलरली नोन एज TAR, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट needs to be submitted, needs to be submitted before 30 days before, 30 days before filing ROI, that is 31st October। ITR की डेट कौन सी है? लिखो उसमें ITR की डेट 31st अक्टूबर, तो टैक्स ऑडिट की डेट 30 दिन पहले सर 30 सितंबर, तो आपको 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। चलो मैं कुछ एग्जांपल बनवाऊंगा अभी आपके सामने, आप लोग उसका आंसर मुझे देंगे। कैश में बैंक में टोटल टैक्स ऑडिट सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, ये तीन बातें। कैश में आपकी सेल है 62 लाख की, बैंक में आपकी सेल है 30 लाख की, टोटल है 90 लाख की सेल। क्या टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है? इज देयर एनी कंपल्शन टू डू टैक्स ऑडिट? नो सर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं। परचेज थी आपकी यहां पर 42 लाख, 45 लाख, 87 लाख। कोई टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, बोलिए रीजन क्या दें? सर आप सीधा सीधा रीजन लिख दो कि जो टर्नओवर है वो मेरी लेस देन 1 CR है। इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए मुझे, किसी भी बच्चे को परेशानी है तो बताइए। पहले वाले केस में कैश में सेल, बैंक से सेल, जब टोटल ही मेरा 90 लाख से कम है, टर्नओवर मेरी 1 करोड़ से कम है, 90 लाख ही है, तो टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। केस नंबर 2, कैश में मेरी जो सेल है वो है मेरी 65 लाख, 65 लाख,
90 लाख। बताइए 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर मेरी टर्नओवर है, क्या टैक्स ऑडिट लगेगा? सर 10 करोड़ तक लगेगा ही नहीं बेटा, मेरी सेल कैश में मोटा मोटी 50% है सेल परचेज। उसने बोला था 95% बैंक से होनी चाहिए, ये सिर्फ 5% होनी चाहिए, जबकि यहां पर 50-50%। बोलिए टैक्स ऑडिट होगा कि नहीं होगा? सर टैक्स ऑडिट होगा, यस यस। रीजन क्या दें इसका? सर आप रीजन दे दीजिए, जो टर्नओवर है आपकी वो मोर देन 1 CR है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे जी। लास्ट केस, सेल है मेरी 1 लाख, 1 लाख कैश में, बैंक में है मेरी 1,32,00,000, $95 लाख। टोटल हुआ मेरा 1.33 लाख, 96 लाख। क्या मेरा टैक्स ऑडिट होगा? यस और नो बोलिए। कैश में जो मेरी सेल है, ध्यान से देखना, ये वाली कैश की है, ये वाली बैंक की है। कैश में मेरी 1 लाख 1 लाख, ये मेरी बैंक से है, तो क्या टैक्स ऑडिट होगा? यस और नो? देयर इज नो टैक्स ऑडिट। नहीं होगा तो फिर रीजन क्या लिखना पड़ेगा? जो टर्नओवर है मेरी लेस देन 10 CR। उतारिए जी फटाफट ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है, चलिए जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे सेकंड पार्ट इसी क्लास की। ठीक है, हमने सेक्शन कई कंप्लीट किए, तो फटाफट अभी ये क्लास खत्म होने के बाद जब आप पार्ट 2 देखेंगे तो इसके बीच में जितना भी मैंने कराया है अपने बुक से। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, सर एक मिनट एक मिनट सर, क्या ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इट्स माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, मेरे बच्चा पार्टी। डिफरेंट टैक्सपेयर सर्कमस्टांस, बिजनेस पर्सन, टोटल सेल आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड करनी चाहिए 1 करोड़ रुपीज से, लेकिन ये 1 करोड़ की जो लिमिट है वो हो जाएगी 10 करोड़ अगर आपकी पेमेंट रिसीव डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल रिसिप्ट और पेमेंट का। ठीक है सर। प्रोफेशनल के केस में टैक्स ऑडिट की लिमिट है 50 लाख, ग्रॉस रिसिप्ट 44 ए। अगर आप लोअर इनकम दिखा रहे हैं, एडीए अगर आप लोअर इनकम दिखा रहे हैं एंड आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, AD4 if income exceed basic exemption limit, penalty to tax audit not done lower of 0.5% of turnover or 1.5 लाख, whichever is lower, आपको पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं करवाया। प्रैक्टिकली बताऊं, ये पेनल्टी लगती ही नहीं है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। सिस्टम आपको अपलोड करने देगा, बेशक आप लेट टैक्स ऑडिट अपलोड करो, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। हाँ ये हो सकता है कि आपका कभी स्क्रूटनी में केस लगा, एओ ने आपकी रिटर्न प्रोसेस की, वो उस टाइम पर बोल सकता है कि भैया आपने लेट टैक्स ऑडिट डाला है तो आप पेनल्टी दीजिए। अदरवाइज सिस्टम कभी भी, जैसे जीएसटी में अगर आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हो ना, वो रिटर्न ही तब फाइल करने देता है, पहले आप उसको पेनल्टीज पे करो, इंटरेस्ट पे करो, जबकि यहाँ पर जो कुछ है कर दो अपलोड, बाद में देखते हैं। चलिए जी, ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट। थैंक यू सो मच।